नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट एग्जाम का पेपर में सबसे पहले भाग फर्स्ट को देखेंगे, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसके लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A। तो राइट आंसर आप लोगों को शायद पता ही होगा इसका कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, अधिकार दिया गया है, वो शामिल किया गया है आर्टिकल 21A में, यानी आपका आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यानी इसमें जो क्रैशमर थे उन्होंने क्लासिफाइड किया है पर्सन्स को कितने मेन टाइप्स में। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, एस्थेनिक कहा जाता है क्रशकाय को, दुर्बल व्यक्तियों को सुडौलकाय, एथलेटिक को, पिकनिक यानी गोलकाय को, या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाना है वो है ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन जो आपका लास्ट वाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाना है दोस्तों, अभिक्षमता दिया हुआ है जिसको आप एप्टीट्यूड भी कहते हैं, जबकि बौद्धिक क्षमता उसको इंटेलिजेंस, अभिवृत्ति एटीट्यूड और मूल्य को वैल्यूज कहा जाता है। तो इसमें तो राइट आंसर आपको गिवन ही था कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड टीटी का उद्देश्य है। नाउ संघनन का सिद्धांत यानी कि कंसोलिडेशन थ्योरी, ये किसके द्वारा ये जो निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, ये पूछा गया है। तो लर्निंग, अधिगम, स्मृति, मेमोरी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन या सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाना है दोस्तों? तो द राइट आंसर इसमें हो जाएगा स्मृति, यानी कि मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को लर्निंग कहते हैं, और अभिप्रेरणा को मोटिवेशन, और सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो इसमें राइट जो आंसर था वो है स्मृति, यानी संघनन का जो सिद्धांत है, कंसोलिडेशन जो थ्योरी है, वो व्याख्या करता है स्मृति यानी मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन जिसको एक्सट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, या प्रयोगीकरण एक्सपेरिमेंटेशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्दर्शन, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका पहला वाला वो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन जो आपका पहला वाला है वही आपका आंसर सही है, एल्बर्ट बंडूरा से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या अभिरुचि के कारण, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं अभिरुचि को, फटीग को थकान, मोटिवेशन को अभिप्रेरणा, और परिपक्वता को मैच्योरिटी। तो बताना है कि प्लेचियन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू, तो इस कॉज ड्यू टू फटीग यानी थकान इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु, यानी मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर अधिगम की गति, रेट ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी ऑप्शन जो आपका ये सेकंड वाला दे रखा है ना दोस्तों, ये अधिगम अंतरण, यही सही है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, ये मेजर करता है, ठीक है। मिरर ड्राइंग टेस्ट मेजर करता है, मापता है किसको? अधिगम अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को दोस्तों। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पर्सनैलिटी, जिसको आप कहते हैं व्यक्तित्व, यानी क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसको मापने में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, यानी कि आपका पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवन का टेस्ट यानी रेवन का परीक्षण, और ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ड्रॉ ए मैन टेस्ट।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर है रेवन का परीक्षण। ये कहीं ना कहीं अलग है, भिन्न है, ऑड है, जबकि TAT 16PF और ड्रॉ एमएन परीक्षण जो है वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की आपको माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जितने भी नंबर्स दिए हैं इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? जोड़ने पे आएगा आपका 57 और उसको डिवाइड दे दीजिए। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही आप 6 से डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर 6 1 जा आ जाएगा आपका 9 जा, सॉरी 6 9 जा होता है 54, 6 9 जा 54 और बचेगा 3 डेसिमल लगेगा 30 हो जाएगा और 6 5 जा होता है 30, तो यानी 9.5 कुछ निकल के आएगा, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी आपको इनसाइट थ्योरी जो थी वो दी गई थी, प्रपोनेंट की गई थी किसके द्वारा? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, एसोसिएटेड होता है। यानी मैकडूगल की जो आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी दी गई थी उसमें इंस्टिंक्ट, हर एक इंस्टिंक्ट एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे ऑप्शन है संज्ञान यानी कॉग्निशन, संवेग यानी इमोशन, संवेदना यानी सेंसेशन या थिंकिंग चिंतन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाना है इमोशन, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, इमोशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना है इसका उत्तर, क्या? या प्रत्यक्ष ज्ञान, या अभिप्रेरणा, या आपका कल्पना जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी परसेप्शन और संवेदना यानी सेंसेशन। तो आपको आई होप पता चल गया होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन। गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, पूर्व अनुभवों के बेसिस पर कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्शन। नाउ 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? तो ये बोला गया है 5 वर्ष के मोहन, मतलब साल कितने हैं, कितने साल का मोहन है? मोहन तो 5 वर्ष का है, तो उसको रखो नीचे को। और मोहन की आयु तो 5 वर्ष की दे रखी थी, और पर मानसिक जो मेंटल एज है वो कितनी है? 8 वर्ष की है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 10 20 टाइम्स जाएगा, और 8 2 होता है 16, तो 160 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? IQ आ जाएगा, यानी कि आपकी बुद्धि लब्धि निकल के आएगी। और इसमें राइट आंसर सेकंड दे रखा है, यानी उसका ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो ऑप्शन है 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 या 35 एंड बिलो। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? यानी विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 से 49, यही राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, दूसरा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, और एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। तो क्या राइट आंसर होगा? रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी, यानी ऑप्शन पहला बिल्कुल इसमें सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मृति को कहा जाता है फॉरगेटिंग। तो इसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सीखने में कमी यानी अंडर लर्निंग, दूसरा है स्मरण करने की इच्छा यानी डिजायर टू रिमेंबर, तीसरा है मानसिक द्वंद्व यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और चौथा है सीखने की दोषपूर्ण विधियां यानी डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग। तो इसमें राइट आंसर आपको लोगों को बताना है, क्या इसमें राइट आंसर होगा? इसमें है डिजायर टू रिमेंबर यानी स्मरण करने की इच्छा। तो ये कहीं ना कहीं इसका कारण नहीं है दोस्तों विस्मृति का, जबकि सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियां इसमें विस्मृति का कारण होती हैं। नेक्स्ट, यह वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। इस इंग्लिश में भी बोल देता हूं कि द साइंस ऑफ विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, presenting,
कंपेयर करना, तुलना करना, इंटरप्रेटिंग व्याख्या करना न्यूमेरिकल डाटा को कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये तो डेफिनेशन आपकी किसकी हो गई? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, इसलिए ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? यानी हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, गॉर्डन, शॉनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट। तो राइट आंसर इसमें आप लोगों को बताना है ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है पिछड़े बच्चों के लिए, यानी कि जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है कहीं ना कहीं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी गई थी सिरिल बर्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? Which among the following is different from the characteristics of a good test? तो इसमें राइट आंसर कौन से हो जाना है? ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, विश्वसनीयता जिसको रिलायबिलिटी कहते हैं, वैधता जिसको वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, और एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि आपका अभिक्षमता वाला उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स था गुड टेस्ट का, इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड अलग था, जबकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो होती हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे टेस्ट की, उत्तम परीक्षण की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो दोस्तों एक तत्व सिद्धांत जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, यह दी गई थी बाइनेट, टर्मेन और स्टर्न के द्वारा। द्वितत्व सिद्धांत जिसको कहते हैं बाई फैक्टर थ्योरी या फिर कह सकते हैं आप टू फैक्टर थ्योरी, तो ये कहीं ना कहीं स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। तीन फैक्टर की थ्योरी भी स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, जबकि बहुतत्व मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और प्रत्यागमन का सिद्धांत इसमें राइट आंसर हो जाना है, फिर इसका मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। यानी जो बचे हुए हैं एक तत्व जिसको यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये सारे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, जबकि आपकी प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं कौन सी थ्योरी है? वो आपकी थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है वो नहीं होती है इंटेलिजेंस की थ्योरी। एक और थ्योरी होती है जो होती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको आप PMA मॉडल भी कहते हैं, वो थ्योरी दी गई थी थर्स्टन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है तो लार ग्रंथि जिसको सेलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाना है दोस्तों। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यानी सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर तो पूछा गया है आपसे कि द्वितीय वाली यानी सेकंड वाली बतानी है, तो सेकंड वाली ये वाली होती है पूर्व संक्रिया की अवस्था, जिसको आप कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो आपकी पूर्व संक्रिया की अवस्था, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये सेकंड अवस्था है, दूसरी वाली अवस्था है, जबकि आपकी पहली वाली अवस्था ये ज्ञानेंद्रीय वाली थी, सेंसरी मोटर थी। तीसरी वाली जो होती है वो कॉन्क्रीट वाली होती है, और चौथी वाली जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल वाली होती है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट? तो यहाँ पे ऑप्शंस है अंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास को प्रभावित जो किया जाता है वो इन सारे फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, यानी इसमें हेरिडिटी भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, खेल, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा दोस्तों।
बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा? अभी क्वेश्चन भी आया था आपके, इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जो आपका मेंटल एज कहाँ रखते हैं, ऊपर रखी जाती है, और क्रोनोलॉजिकल जो आपकी वास्तविक आयु होती है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एम ए जिसको कहते हैं आप एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई में 100, ये इसका होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो इसमें राइट आंसर है ड्यूवी, यानी ऑप्शन जो पहला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग? आगनात्मक तर्क, यानी इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? अवलोकन जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण, और कल्पना यानी इमेजिनेशन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाना है वो है कल्पना, ये शामिल नहीं होता है इंडक्टिव रीजनिंग में, जबकि अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये सब इंडक्टिव रीजनिंग में आते हैं, यानी इंडक्टिव रीजनिंग के पार्ट हैं सब, जबकि ये कल्पना नहीं है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण। क्या कहलाता है दोस्तों? विस्मरण, यानी फॉरगेटिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है कहाँ पर? केवल मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स में, कैट्स एंड रैट्स यानी केवल बिल्ली और चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो बिल्कुल सही है, सभी प्राणियों में, और यह जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है और नेचुरल होती है। तो बिल्कुल ये सही है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? बेसिक इंस्टिंक्ट जो कि पाया जाता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, प्राणियों में। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो यूपी टेट से संबंधित, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम से संबंधित, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो या फिर यूपी का एग्जाम हो या अन्य जितने भी एग्जाम हैं, उन सब की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स।